लिख दो इसको। इसके बारे में हम थोड़ा सा पिछले क्लास में एक्सप्लेन भी किए थे। इसमें दो पॉइंट्स ध्यान रखने का है। एक तो जिसको मैथमेटिकल डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर होता है। वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो दूसरा पॉइंट है ध्यान देने के लिए, पॉइंट मास के लिए फोर्स का वैल्यू G(m1m2/r² होगा और इनिशियल पोजीशन यानी कि रेफरेंस पोजीशंस को हम लोग इंफिनिटी में मान लेंगे।
2 पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल का वैल्यू होगा G1/r। Also we have F equal to minus फिर हम लोग डिफाइन कर लें एक्स्ट्रा पेन है, एक्स्ट्रा पेन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। Gravitational potential energy per unit mass is defined as gravitational potential. E is equal to U by M minus EM by R for a point mass. So, work required to bring a unit from infinity to field of another mass of capital N. Work required to bring a unit mass from infinity to field of another mass M is called gravitational potential. Okay. Option भी लिख सकते हैं formula है. We have E equal to U by M बराबर minus of
F G by M D but there minus B dot B from similarly density difference हो गया इसमें पूरा लिखा हुआ हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक बार हम इसको फिर से पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं और कुछ पूछना होगा तो फिर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़े, दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो ठीक उसी तरीके से ग्रेविटेशनल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में लगभग उतना ही पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे है, लेकिन सारा वैरायटी क्वेश्चन उसी के जैसा लगे, फॉर्मूला थोड़ा सा उसका अलग है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब थोड़ा एनर्जी से फोर्स और एनर्जी, फोर्स और एनर्जी हर जगह यही पूरे मैकेनिक्स चैप्टर में फोर्स और एनर्जी इसी दोनों को काम करेगा। देखिए पूरा देख लो, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो हम पिछली क्लास में को याद है कि हम बताए थे ग्रेविटेशनल कोई भी फोर्स अगर कंजर्वेटिव नेचर का होता है तो इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क का फॉर्मूला एफ डॉट डी आर चाहे एफ डॉट डेल्टा आर, जो भी कांस्टेंट होगा तो डेल्टा आर लगेगा, चाहे वो लगेगा तो इंटीग्रेशन लगेगा। तो R1 पॉइंट से R2 पॉइंट तक ले जाने में कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है
उसके एगेंस्ट का मतलब हो गया नेगेटिव साइड, वही उसमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। इसी को हम लोग डेल्टा यू भी बोलते हैं, एफ है। तो अगर मान लो स्प्रिंग फोर्स होगा तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इलास्टिक फोर्स होगा तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। समझ गया? तो मान लो कि अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसकी जगह पे हम लोग Gm1 m2/r² मतलब 2 पॉइंट मास की वजह से लिखा। अब हमको उससे ज्यादा जरूरी है, हम आपको बता रहे थे कि हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं। समझा? तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग इनिशियल पोजीशंस को इन्फिनिटी पे ले आते हैं ना, काहे कि इन्फिनिटी पर फोर्स का वैल्यू 0, फोर्स 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगा। तो रेफरेंस लेवल वहीं पर माना जाता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0। तो फाइनल पॉइंट का जैसे ही आर इनिशियल को इन्फिनिटी किया, यू इनिशियल का वैल्यू 0 हो गया। तो अब जो फाइनल पोजीशन R2 को अगर हम लोग R लिख देते हैं तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U लिखेंगे। तो U का वैल्यू माइनस ऑफ F का डेरिवेटिव डॉट dr। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट मास के लिए लेगा ना अगर, तो माइनस ऑफ Gmm/r² इंटू r कैप डॉट dr। तो इन्फिनिटी से r के बीच में जब तुम इसका इंटीग्रेशन करेगा तो ये माइनस Gmm/r होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस नेगेटिव माइनस क्यों हुआ? तो हम आपको बताए थे कि तुम लोग भी बोला था कि रेफरेंस लेवल के नीचे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है और ऊपर पॉजिटिव होता है। तो हमारा खुद ही रेफरेंस लेवल इन्फिनिटी पर है, तो हम इन्फिनिटी से तो और आगे नहीं जा सकते ना, जब भी आएंगे तो उसके नीचे ही लेना है। हम लोग तो इन्फिनिटी से नीचे हैं, इसलिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। हमेशा ग्रेविटेशन चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होना ही होना है। तो ये हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम लोग पोटेंशियल के बारे में, इसका डेफिनेशन के बारे में बताए तो अच्छा है, इसको ना ये Gm/r इंटू स्मॉल m से कर सकते हो। तो Gm/r क्या है कि ये m मास के द्वारा पैदा किया गया ग्रेविटेशनल फील्ड है, और उस फील्ड में m मास के पार्टिकल को इन्फिनिटी से ला के रखने में जो कि r दूरी पर वर्क करना पड़ता है, तो वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, या इस जगह पर भी क्या करते हैं, दोनों तरफ m से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ भी m से डिवाइड, यहाँ भी m से डिवाइड। तो फोर्स पर यूनिट मास को, अब एक्सेलरेशन बोलते थे लॉज ऑफ एक्सेलरेशन, फोर्स पर यूनिट मास को हम लोग यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे E डॉट dr, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का नाम है पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब E का वैल्यू एक पॉइंट मास की वजह से E का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं Gm/r² इंटू r कैप डॉट dr। तो इसको इन्फिनिटी से r के बराबर पुट करेगा तो माइनस Gm/r हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस Gmm/r, लिखा हुआ होगा। तो माइनस Gmm/r है पोटेंशियल एनर्जी, और उसमें m से डिवाइड कर दो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस Gm/r। तो पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तुम दोनों उठ, तुम दोनों हाँ उठो, उठो, बैग वैग लेके उठो, चलो चल बाटी का और जो क्लास है चलो। चलो बैठ बाहर, 2 घंटा बैठा बाहर, पढ़ना नहीं देता तो क्या करेगा? अब यहां से देख लो, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को इंटीग्रेट करने से पोटेंशियल आता है, तो पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करने से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो जैसे तुम लोग पढ़ता है F का वैल्यू माइनस ऑफ du/dr, तो इधर भी मास से डिवाइड कर दो और इधर भी मास से डिवाइड कर दो, तो फोर्स बाय मास का वैल्यू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास का वैल्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा। याद हुआ ये चीज, ये याद रखना तुमको, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसका बहुत जरूरत पड़ेगा। जस्ट इसी का ट्रू कॉपी है। फोर्स और फील्ड आपस में भाई है, तो उसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल भी आपस में भाई। फोर्स में मास से डिवाइड कर देते हैं तो फील्ड इंटेंसिटी आता है, और पोटेंशियल एनर्जी में मास से डिवाइड कर देते हैं तो पोटेंशियल आ जाता है। तो उसी तरीके से अगर इसका सीधा वाला हिस्सा पढ़ोगे U का वैल्यू, तो माइनस ऑफ F डॉट dr होगा,
और इसका सीधा वाला हिस्सा पढ़ोगे तो माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होगा। अगर बच्चा यहाँ पर इन्फिनिटी से आर के बीच में इंटीग्रेशन करेगा तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल आएगा, और अगर R1 से R2 के बीच में इंटीग्रेट करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंशियल आएगा। समझा? तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन या तो यहाँ से इन दोनों से या एक एक क्वेश्चन इन दोनों से उठा लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, चलो पहले यही से उठा लेते हैं। हम आपको एक पोटेंशियल फंक्शन दे रहे हैं, उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाल दीजिए, फिर बाकी फोर्स दे करके तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बाकी क्वेश्चन में निकालेंगे। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से भी ले लेते हैं कि हम आपको जैसे यहाँ पोटेंशियल फंक्शन दिए हैं, डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालेगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देंगे, उसको इंटीग्रेट करके तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल बताओ। एक एक क्वेश्चन दोनों पत्रों दिमाग में तुम्हारा बैठा तो लिखा जाए। देखो एक क्वेश्चन, इन ए सर्टेन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव छोड़ो, इन ए सर्टेन ग्रेविटेशनल फील्ड, in a certain gravitational field, in a certain gravitational field, potential energy of a particle varies with position h. Potential energy of a particle varies with position h. U बराबर a r स्क्वायर माइनस b r क्यूब। पॉइंट फर्स्ट में लिख लो, फोर्स एट r इक्वल टू 2ab, और सेकंड में कर लो इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकंड में लिख लो इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसमें क्वेश्चन जो है ना, जो हम बताए दो वैरायटी लेने का ना, इसके अलावा एक तीसरा वैरायटी फ्रिक्वेंटली पूछा। वो वैरायटी जब तक तुम डिफरेंशिएशन पढ़ेगा नहीं तब तक तुम समझ नहीं। और प्लस दो टर्म आएगा ना, फर्स्ट में फोर्स का वैल्यू होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी, तो माइनस इंटीग्रेट करेगा तो ए आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a, और बी आर का माइनस 3 आर स्क्वायर। अब फोर्स का वैल्यू तुम पुट करोगे आर बराबर 2ab के बराबर, तो माइनस 2a, आर का वैल्यू है 2ab माइनस 3b 4a स्क्वायर b स्क्वायर, तो स्क्वायर के कर लो 12a स्क्वायर b माइनस 4a स्क्वायर b। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि आप कुछ ऐसा बताएंगे कि 4ab को कॉमन ले लिया जाए तो 3ab स्क्वायर माइनस 2a, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट का जवाब, सेकंड पार्ट का, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू 0, ये फोर्स निकाल लेना डिफरेंशिएट करके, आप इसको 0 पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू निकाल दीजिए, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा। सर क्या बोलो सर, अगर 4ab कॉमन लिए तो 2a नहीं होगा ना सर? सिर्फ a होगा। सिर्फ ए होगा।
सेकंड में फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। इम्प्लाय दैट हम लोग जो फोर्स का वैल्यू निकाले हैं यहाँ से देखना है, तो इसका वैल्यू है 2AR माइनस 3BR स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक R यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 2A/3। क्वेश्चन इसमें भी काफी सारा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। फिर उसके बाद अलग अलग शेप वाले बॉडी की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, जैसे फील्ड का फॉर्मूला रटा। अब देखो कि इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड का देते हैं, लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी due to certain mass distribution in region varies with position R H E बराबर 2R माइनस 6R स्क्वायर। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस को देखो शॉर्टकट में लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन R1 इक्वल टू 2 मीटर टू R2 इक्वल टू 3 मीटर, 2 मीटर से लेके 3 मीटर के बीच। सॉल्व। चलो अगर अलग अलग जगह बैठो, एक उधर बैठो एक उधर बैठो। वहां बैठो उस कॉर्नर में। क्लास में पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए, और नहीं क्या तुमको समझ में नहीं आया वो पूछने पे ध्यान दो। एक बार हमको लग जाएगा कि अपन समझ गया है, बना रहा है, तब फिर हम तुमको नहीं डालेंगे। हाँ ठीक। आंसर में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V का फॉर्मूला है माइनस ऑफ P डॉट dr बराबर माइनस 2R माइनस 6R स्क्वायर इंटू dr।
आर का वैल्यू हो जाएगा 2 से 3 जाएगा ना, बराबर माइनस आर स्क्वायर और माइनस 2r³। ये समझा ना। आर डी आर का इंडिकेशन आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, 2 कट गया, फिर आर स्क्वायर डी आर का इंडिकेशन r³/3 हो गया, तो r³/3 6 को 3 काट के 2 बना दिया। अब यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर माइनस माइनस ये 2 स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2³। अब ये जो भी निकल गया था, चलो अब इसमें जो है ना डबल वेरिएबल का भी क्वेश्चन होता है, उसको लेके जब तुम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेगा तो तुम उसे भी बन जाए समझा। जैसे मान लो कि हम तुमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का क्वेश्चन दे दिए, मान लीजिए 3xy + 4y², मान लीजिए ऐसा है, तो अब आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो कैसा समझा अलग है ना। तो मान लो फील्ड इंटेंसिटी का जो x कॉम्पोनेंट निकालोगे माइनस ऑफ डेल v बाई डेल, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, और जो फील्ड का y कॉम्पोनेंट निकालेंगे तो माइनस ऑफ डेल v बाई डेल, तो समथिंग i कैप प्लस समथिंग j कैप के फॉर्म में नेट आ जाएगा फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी कैसा क्वेश्चन होता है मालूम है, ऐसा वर्क एनर्जी में है क्वेश्चन। ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी का वैल्यू मान लो 2xi कैप प्लस 3y² j कैप समथिंग इस तरह का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो बोलेगा कि 2 मीटर से 4 मीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, समझा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है बच्चा, बोलो। तो फील्ड का वैल्यू लिखेगा मान लो 2xi कैप प्लस 3y² j कैप डॉट डी आर की जगह क्या लिखोगे बोलो, dxi कैप प्लस dy j कैप। dr को भी 2 डायमेंशन, अगर ये 2 डायमेंशन है तो वो भी फिर 2 डायमेंशन है, dxi कैप प्लस dy। अब अगर हो गया तो तुम देखो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, फिर ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, और जो लिमिट दिया रहेगा उसमें इंटीग्रेट। तो यहाँ पे तुमको ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, कारण कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम्हारे वर्कबुक में भी कम से कम 10 क्वेश्चन है ऐसा करना, इसलिए जब वहाँ है ही वहाँ पढ़ोगे हिंदी जरूर दिमाग। हम लोग यहाँ पे जो यहाँ का मेन पॉइंट है उस पर कंसंट्रेट करते हैं, छोड़ देते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए, 4 वाला ही बना दो। इसका मास 2m, इसका मास 3m, इसका मास कैपिटल M, और यहाँ पर एक मास स्मॉल m मान लेते हैं। चलिए ये सारा दूरी को L के बराबर कर लेते हैं, L, और यहाँ पर पॉइंट्स का भी नाम दे देते हैं। चलो A, B है, C है, और ये D है। पॉइंट नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल M एट, हाँ D वाला स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है, तो इस स्मॉल m वाले पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना। तो लोग उसी टाइप का क्वेश्चन एक बनाया हुआ है, स्मॉल m पर नेट फोर्स निकाला हुआ है, याद है ना। तो उसमें वेक्टर के हिसाब से देखना पड़ता था, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो ऐसे आएगा, फिर अंडर रूट ऑफ दिस करके जोड़ना पड़ता। नहीं, यहाँ तो स्केलर है पोटेंशियल, कुछ नहीं, बस खाली सारे पार्टी की वजह से इसका पोटेंशियल जी।
पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला पड़ा, बोलो। माइनस लगा के बोला तो इसके वजह से इसका निकालेगा, फिर इसके वजह से इसका निकालेगा और इसके वजह से इसका निकाल के सब जोड़ देगा, क्योंकि वेक्टर का तो जोड़ते नहीं है, पीस पलटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत आसान है। आंसर में पोटेंशियल एनर्जी U of D is equal to potential energy due to M plus potential energy due to 2M plus potential energy due to 3M. So that is minus GM, यहाँ से इसकी दूरी L के बराबर। तो वो जो M मास है, कैपिटल M मास है, वो D पर कितना पोटेंशियल पैदा कर दिया होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जी एम बाई आर होता है, तो माइनस जी एम बाई एम इतना पोटेंशियल पैदा कर दिया। इस पोटेंशियल पे एम मास को लाया गया है, तो उसका पोटेंशियल क्या, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला यू बाई एम लिखे थे कि नहीं, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू एम इंटू वी होता है कि नहीं। तो याद रखना कि पोटेंशियल में अगर मास से गुना कर दिया जाए तो पोटेंशियल एनर्जी आता है, समझा। जैसे देखो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज। मान लो अगर इलेक्ट्रॉन है चार्ज की जगह पर, तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू E इंटू वी, ऐसा केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक चार्ज से गुना कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये वही कहानी है जो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, हम जानते हैं। तो ग्रेविटेशन में भी जानो कि ऐसा भी होता है। तो हम कहें कि भाई तरीका अच्छा यही है कि पोटेंशियल निकाल के मास से गुना कर, इसीलिए पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी एक साथ पढ़ते हैं। जो B के वजह से, तो 2m जो है वो D पर कितना पोटेंशियल पैदा किया होगा, जल्दी बोलो। माइनस जी 2m बाई 2l, तो स्मॉल पोटेंशियल में मास से गुना कर दिए, फिर इसके वजह से माइनस जी 3m बाई l इंटू स्मॉल। अब आप सबको जोड़ लीजिए, तो माइनस जी एम एम बाई एल तो बाहर आना ही आना है, 1 प्लस 2 प्लस हो गया। इसी तरीके से हेक्सागोन वगैरह पर भी हो सकता है। दो पार्टिकल 3 पार्टिकल हम दें ना, तो आप इसका तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा, इसीलिए वो वहाँ पे कहीं कुछ फंसने वाला सेक्टर नहीं है, एक नया वैरायटी का क्वेश्चन होगा। अब दो पार्टिकल का तुमको याद है बहुत सारा फोर्स वाला क्वेश्चन करवाए थे ना, 2 पार्टिकल है, फिर 2 है तो तीसरे पे निकालिए, ट्रायंगल पर है, स्क्वायर पर है, वो सारा वैरायटी तो हम बना देगा। वहाँ तो जो वेक्टर वाला बना दिया, तो यहाँ तो बिना वेक्टर वाला जो, इसलिए अब आप एक अलग क्वेश्चन लीजिए, आप लिख find potential energy of system of 3 particles placed on vertices of a triangle. Find potential energy of system of 3 particles placed on vertices of a triangle.
क्वेश्चन लिख लिया, जल्दी क्वेश्चन लिखो। अब देखो इसके पिछले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था कि इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ पर तीनों पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना। पूरे सिस्टम का मतलब तीनों पार्टिकल का। तो तीनों पार्टिकल के पोटेंशियल एनर्जी का क्या डेफिनेशन है, सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी का क्या डिफरेंस है, इसको तुमको एक लाइन में समझना पड़ेगा। और यही समझ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लगाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो और टेढ़ा है, वहाँ पर तो नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव दो तरह का काम है, लेकिन यहाँ रिलेटिवली आसान है। जैसे देखो, अब तुम ये बताओ कि मान लो कि एक मास कैपिटल M यहाँ है और एक मास स्मॉल m यहाँ है और दोनों के बीच का दूरी r है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो, माइनस जी एम बाई। अब इसी फॉर्मूला को हम दूसरे तरीके से बोलते हैं, यानी कि ये दो पार्टिकल्स का एक सिस्टम हुआ है जिसका पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं आप माइनस जी एम एम बाई। ये दो पार्टिकल का सिस्टम, अब वहां पे तीन पार्टिकल का सिस्टम, इतना ही सा डिफरेंस है। तो इसको एक दूसरे तरीके से देखो, आप यहाँ पर सिर्फ ए और बी मान लीजिए कि इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, तो आप यहाँ पर ए और बी पॉइंट का निशान लगा के रखिए खाली, दोनों के बीच का दूरी आर है, कोई मास मत रखिए। और अब इमेजिन करिए कि दोनों मास को इन्फिनिटी पर, यानी कैपिटल एम को इधर के इन्फिनिटी पर और स्मॉल एम को इधर के इन्फिनिटी पर भेज दिए, ठीक। अब वहां के कैपिटल एम को वहां के इन्फिनिटी से ला के हम ए पॉइंट पर रख देते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पर ए पॉइंट पर रख दिए कैपिटल, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी, एक सिंगल पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वो हम इन्फिनिटी से यहाँ लगे। एक बार फिर से, दो पार्टिकल के सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला तो तुम तुरंत बता दिया, ये ड्राइव किया जा चुका है। अब हम चाहते हैं कि इसी का पोटेंशियल एनर्जी दूसरे तरीके से बताओ। क्या करो, पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालो और दोनों को जोड़ो। हम कहेंगे अब दोनों सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो इसको इन्फिनिटी में भेज दिए, इसको इन्फिनिटी में भेज दिए। काहे, पोटेंशियल एनर्जी जब भी किसी का निकालना हो तो हमको कहाँ से लाना पड़ता है, इन्फिनिटी से। तो इसको भी इन्फिनिटी पे, इसको भी इन्फिनिटी पे रखे और उसको इन्फिनिटी पर लाके यहाँ रख दिए। हमको कितना वर्क करना पड़ा, एक सिंगल पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी बताओ। जी हम भैया नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा दो मास होता है। कहाँ से टू आया, हम बताएं। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन है कि इन्फिनिटी से लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। तो तुम बोलो हम लोग फ्री स्पेस में, कुछ भी नहीं है और ये पार्टिकल इधर के इन्फिनिटी पर बैठा है और वो पार्टिकल उधर के इन्फिनिटी पर बैठा है। तो उधर के इन्फिनिटी से इस पार्टिकल को यहाँ पर लाके रखोगे तो तुमको कौन सा फोर्स मिलेगा, हम बताएं। कोई फोर्स नहीं कहेगी, वो तो पार्टिकल उधर की इन्फिनिटी पर है और हम लोग फ्री स्पेस में हैं, तो कोई फोर्स नहीं मिला, तो कोई वर्क भी, अगर वर्क नहीं करना पड़ेगा तो उसको लाने में पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माना जाएगा जीरो। इसका मतलब है कि स्मॉल कैपिटल एम वाले पार्टिकल को लाने का पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। अब स्मॉल एम को लाने का पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो बोलो एक पार्टिकल तो यहाँ आके बैठ गया ना, अब तो यहाँ पे फील्ड पैदा कर दिया। तो अब वो जो दूसरा पार्टिकल इधर वाला स्मॉल एम इन्फिनिटी से लाने वाले थे, अब तो इसके फील्ड में लेकर के आओगे, फील्ड में लेके आओगे तो फोर्स तो जरूर लगाएगा। तो अब आप बताइए कि यहाँ से यहाँ पर लाने के दौरान कितना पोटेंशियल, कितना वर्क करना पड़ेगा या क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी तुमको क्या समझा रहे हैं कि पोटेंशियल में मास से गुना किया है। तो बोलो अच्छा, जब ये यहाँ के यहाँ बैठ गया तो यहाँ कितना पोटेंशियल पैदा किया, माइनस जी एम बाई आर। और इस पोटेंशियल में स्मॉल एम को रखोगे तो तुमको कितना वर्क करना पड़ेगा, माइनस जी एम बाई आर। अब तुम दोनों को जोड़ दो तो जो यूज सिस्टम निकल के आएगा वो जीरो माइनस जी एम एम बाई आर। तो जो तुम्हारा जवाब पहले था और जो यहाँ जवाब है, अब सेम हुआ कि नहीं, बस खाली इंटरप्रेट दूसरे तरीके से किया गया। अब तुम यहाँ पे आ जाओ, अब तुम खुद ही जवाब दो। ये तीन पार्टिकल का सिस्टम निकालना है तो तीनों तो इन्फिनिटी पर भेज दिए, ये इधर के इन्फिनिटी पर, ये इधर के इन्फिनिटी पर, ये इधर के इन्फिनिटी पर। तो पहला पार्टिकल यहाँ पर लाए, कितना वर्क, जीरो। तो हम यहाँ जीरो लिखते हैं, पहला का जीरो। दूसरा, जब ये पार्टिकल लाए हैं तो इसका पोटेंशियल यहाँ पैदा हो चुका है, कितना पोटेंशियल, माइनस जी एम बाई एल। और इस पोटेंशियल पे एक और एम लेकर के आ गया, तो वो हो गया पोटेंशियल। तीसरा लेकर के आए,
तो ये दोनों आगे यहाँ पे अड्डा जमा चुका है, ये दोनों यहाँ पे पोटेंशियल पैदा कर चुका होगा। तो बोलो इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना पैदा हुआ होगा, माइनस जी एम बाई एल, और इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना पैदा हुआ होगा, माइनस जी एम बाई। तो नेट पोटेंशियल माइनस 2 जी एम बाई एल हो गया। अब इस पोटेंशियल पर स्मॉल एम को लेकर के आई कैपिटल एम को लाए हो तो पोटेंशियल जी माइनस 2 जी होगा कि नहीं। अब अगर सबको जोड़ेंगे तो पहले को लाने में, दूसरे को लाने में और तीसरे को लाने में, इन्फिनिटी से रखने में, लाकर रखने में जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो जोड़ दोगे तो पूरे सिस्टम का पोटेंशियल जी निकल जाए। ठीक है, तो तुम क्या करो, यहाँ पर का पॉइंट का नाम दे दो, ए बी सी लिख दो, और अब इसका आंसर बनाओ। क्या करना, ए को लाने में वर्क, बी को लाने में वर्क और सी को लाने में वर्क, तीनों जोड़ लेना। देख लो कोई बात नहीं, बहुत मौका है। यू सिस्टम निकालने का मतलब हो गया कि ए का पोटेंशियल एनर्जी, बी का पोटेंशियल एनर्जी और सी का पोटेंशियल। तो सबसे पहले जब सारा इन्फिनिटी पर है तो आप ए को लाके रखिए पॉइंट ए पर। तो पहले पार्टिकल को लाने में वर्क, और अब जब दूसरे को लाए हैं, हम फिगर भी बनाते जाते हैं, आपको फिगर बनाने का जरूरत नहीं है, पहला आ चुका है यहाँ। अब वो यहाँ पर अपना पोटेंशियल पैदा कर चुका है माइनस जी एम बाई एल। तो इस पोटेंशियल पे दूसरा लाने वाले हैं, तो माइनस जी एम बाई एल पोटेंशियल पर एम लाए, तो ये बी का पोटेंशियल एनर्जी हो गया, सी का ऐसा अलग है। यू ए इक्वल टू 0, यू बी का वैल्यू माइनस ऑफ जी एम बाई एल गुना एम, और यू सी का वैल्यू कितना आएगा, माइनस लगा के बोलना। चैप्टर जब तक पढ़ रहा है माइनस लगा के बोलना। और जानता है बच्चा, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने लगेगा ना, तो जब ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज निगेटिव हो तो वो प्लस हो जाता है, और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो गया तो फिर अट्रैक्शन हो जाएगा। अगर फिर अट्रैक्शन हो गया तो पक्का ये निगेटिव है। ये अट्रैक्शन में निगेटिव ही होता है, रिपल्सन में पोटेंशियल पॉजिटिव। तो या अब देखो एक क्वेश्चन 4 पार्टिकल वाला भी आप बना लीजिए, समझो। तो एक एग्जाम में तुम्हारा एडवांस में 8 पार्टिकल वाला भी आया था। एक क्यू के वर्टिसेस पे 8 पार्टिकल रख दिया, तो उसका क्या, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख लिया जाएगा। फिलहाल 4 पार्टिकल वाला निकाल के बताइए, उससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। Fine. Potential energy of system of 4 particles. Shown, निकालो जल्दी। जल्दी काजिएगा, करते हैं। तुम ये सोचो, एक में तो √2 आना ही आना है क्योंकि दूरी √2l है। ये करके निकालो ना, u1 u2 u3 u4, तरीका यही है बनाने का।
U1 पहले पार्टिकल को लाने में किया गया वर्क। Q2 पहला आ गया, जिसपे आ गया उसको हम टिक कर देंगे। अब जिसको लाना है उसको सही कर देते हैं। क्या इस पार्टिकल को लाएंगे तो इसका पोटेंशियल पैदा हो चुका है, तो इसका इसके द्वारा यहाँ पर पोटेंशियल कितना है -G/L -G/L, और उसमें आप एक और m से गुना कर लेंगे। तीसरा पार्टिकल हम इसको टिक कर देते हैं, ये आ चुका है, ये डन है, ये डन है। तीसरा पार्टिकल यहाँ है। अब ये भी अपना पोटेंशियल पैदा किया होगा और ये भी अपना पोटेंशियल पैदा किया होगा, तो इसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल बोलो ठीक है, और इसके वजह से इसका पोटेंशियल बोलो -G/L। तो इतना पोटेंशियल पैदा हो चुका है और उसमें तुमने ना करके रख दिया। अब U4 चौथे को लाओ, तो चौथा जब आएगा ना तो 3 आके बैठ चुका है, ये बैठ चुका है, ये बैठ चुका है, ये बैठ चुका है, और इसका तो इसके वजह से पोटेंशियल निकालिए, इसके वजह से पोटेंशियल निकालिए, इसके वजह से पोटेंशियल निकालिए, और उसमें m से गुना करिए, तब जाके पोटेंशियल निकल के आएगा। -Gm/L multiplied by m। Therefore, U system एक, दो, तीन, चार माइनस ऑफ 4 Gm/L माइनस 1, 2 √2 टाइम्स ऑफ Gm/L। ठीक है, आगे ऐसा करेंगे। अब Gm/L कॉमन हो जाएगा, 4 + 2 2 आएगा माइनस Gm/L। ऐसा क्वेश्चन और करवाना है, लेकिन उस क्वेश्चन को अच्छा से हम समझा पाए तो उसके लिए छोटा जैसा एक क्वेश्चन भी देते हैं। ठीक है, पूछना हो तो पूछने में सोचना नहीं है, पूछ ही लेना है। तुझे पूछना हो तो हाँ बोलो। कहाँ यहाँ क्या रहेगा U4 में। देखो हम लोग जो चौथा पार्टिकल निकाले, चौथा पार्टिकल यहाँ आने वाला था, एक पार्टिकल यहाँ आ गया है m, एक पार्टिकल यहाँ आ गया है m, एक पार्टिकल यहाँ आ गया है m। ठीक, तो बोलो किसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल, ठीक है, इसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल और इसके वजह से यहाँ का पोटेंशियल, तो तीनों की वजह से यहाँ का पोटेंशियल निकाल के और यहाँ के मास से गुना कर दिए, पोटेंशियल निकाल गया उसका। यानी कि तीन पार्टिकल अपना क्या डिफिनेशन है, पोटेंशियल एनर्जी का क्या डिफिनेशन है कि किसी मास के पैदा किए हुए फील्ड में इंफिनिटी से किसी मास को लाके रखने में, तो किसी मास का मतलब तीन मास आके बैठ गया है यार, तो तीनों यहाँ पर अपना फील्ड पैदा किया ना, तो जो फील्ड पैदा करता है उसका नाम है पोटेंशियल। तो फील्ड पैदा किया है इतना पैदा किए हुए फील्ड में तुम इसको लग गया इंफिनिटी से लाके रखेंगे, तुमको इतना वर्क करना पड़ेगा। और सबका देख लो, थर्ड वाले का इसके वजह से ये दूरी कितना है L -Gm/L।
इसकी वजह से माइनस जी एम बाई एम, इसकी वजह से माइनस जी एम बाई रूट 2 लगेगा, इसकी वजह से माइनस जी एम बाई। इसमें क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन वर्क एनर्जी में बनाया होगा हमने भी कि मान लीजिए ये अर्थ है और h हाइट से हम पार्टिकल को गिराए, u इक्वल टू 0 है, तो बोलिए यहाँ आते आते इसकी स्पीड कितनी है? ऐसा क्वेश्चन बनाया था ना, कैसे बनाया था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। और लॉज ऑफ मोशन बनाया तो काइनेमेटिक्स में भी होगा कि h दूरी नीचे गिरने पे रूट 2 जीएस आता है, लेकिन यहाँ काइनेमेटिक्स नहीं लगेगा। क्या है कि यहाँ पर वेरिएबल होता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर का फंक्शन है कि नहीं, तो ये वेरिएबल एक्सेशन का मामला आ गया कि नहीं? इसलिए आपका वो फॉर्मूला काइनेमेटिक्स वाला यहाँ कोई सा भी फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन तो यहाँ भी लगेगा। तो सोचो वो जो कैपिटल एम फिक्स किया गया है वो अर्थ है और इस पार्टिकल को अर्थ के तरफ छोड़ दिए, ये सारा काम फ्री स्पेस में हो रहा है, तो छोड़ोगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? अट्रैक्ट करेगा तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ेगा। तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि 2r दूरी से छोड़े हैं तो नजदीक जाते जाते एक समय ऐसा आएगा उसका दूरी r हो जाएगा, r दूरी जाते जाते उसकी स्पीड कितनी है? कैसे बनाएगा? कंसेप्ट क्या लगेगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही पढ़ते हैं। इसका मतलब U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस बोलो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? अरे ये दोनों पार्टिकल ये दोनों सिर्फ इस पार्टिकल का बेटा क्या है कि वो फिक्स किया हुआ है ना, तो मान लो कि वो आ चुका है, मान लो कि वो आगे बैठा हुआ है, तो इस पार्टिकल के बारे में बोलो इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो आगे तो बैठ गया है, माइनस g/2r और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब ये r दूरी पर आ जाएगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर इक्वेट करके निकाल लेना। हाँ हाँ वो देखना पड़ेगा। लिख ले क्वेश्चन में हम लोग, if m is released from rest find its speed when moves through r, when distance reduces to 2, distance reduces to r. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखना शॉर्टकट में थोड़ा लिखे हैं यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के माइनस ऑफ के स्मॉल एम कैंसिल हाँ ठीक है भाई अंडर जी एम बाई आर 2 कैसे हो जाएगा इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन बनाइए। पार्टिकल ए इसका मास स्मॉल एम है, पार्टिकल बी इसका भी मास कैपिटल के स्मॉल एम है।
when it crosses the line pk. एनर्जी वर्क एनर्जी पे क्वेश्चन है, लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन है, वेक्टर पे क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे क्वेश्चन है इसमें, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। तो अगर तुम पूरा रेंज बनाएगा तो बनाओ, हम क्या हम तो बताते हैं। सारा पीछे का कंसेप्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ लगाया, वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने से पहले तुमको याद है बहुत मिलना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये इंटरेस्टिंग लग गया तो 12 का जो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो भी तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा, तो तुमको कभी मुश्किल नहीं लगेगा। ये सबसे इजी हमारा वही था। अच्छा ठीक है, ये को देख लेंगे। क्वेश्चन लिख दिया। अब देखो इसको कैसे बनाना है, कैसे क्या सिचुएशन है पहले उसको समझ लो। इसके पिछले वाले क्वेश्चन पे एक मास को हम लोग फिक्स किए थे, यहाँ पर B पर जो बैठा हुआ है और जो C पर बैठा हुआ है वो फिक्स है, और A को हम लोग छोड़ दिए इस बार। अब तुम ये बताओ, ये पार्टिकल इस तरफ भागेगा या इस तरफ भागेगा या कहीं ऊपर या कहीं और किसी और तरफ किधर भागेगा? एकदम नीचे की तरफ जाएगा। ताकि कि इसके द्वारा जितना बड़ा अट्रैक्शन फोर्स है इसके भी द्वारा उतना, तो दो फोर्स अगर बराबर बराबर हो तो जो रिजल्टेंट है उसके बीच से जाता है ना, तो एकदम बीच से ये चलना शुरू करेगा और इसी दिशा में ये चलता रहेगा और चलते चलते एक समय ऐसा आएगा जब ये बीसी लाइन को एकदम मिड पॉइंट पे कट करेगा। तो उस केस में यहाँ से इसकी दूरी L/2 और यहाँ से इसकी दूरी L/2 तक। अब आपको यहाँ पर तीनों पार्टिकल में मूवमेंट नहीं है, तीनों पार्टिकल के पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का हम बात ही नहीं कर रहे। ये दोनों तो अपनी जगह पर फिक्स है, सिर्फ एक पार्टिकल के मोशन के बारे में बात कर रहे हो। तो जिसके मोशन के बारे में बात कर रहे हैं खाली उसी का पोटेंशियल एनर्जी लो। अब जैसे तुम mgs लेता था पोटेंशियल, तो उसमें एक ही मास का लेता था, अर्थ का नहीं लेता था, है तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों का। तो बोले सर अर्थ मूव थोड़ी कर रहा है, वो तो जहाँ है वहाँ है, पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल अपना पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है। तो उसी तरीके से हम कहेंगे समझ लो ये दोनों अर्थ है, और ये जब हम पूछे कि पूरे सिस्टम का अर्थ सिस्टम निकाल के बनवाओ तब ना बताया। अब हम खाली इसके मोशन के बारे में बोल रहे हैं, खाली इसका पोटेंशियल एनर्जी बोलो, इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालने आता है, ये भी अपना पोटेंशियल पैदा किया होगा, ये भी अपना पोटेंशियल, उसके दोनों के पोटेंशियल इसका मास गुना करते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0। और जब वो यहाँ आएगा तो इसके वजह से पोटेंशियल और इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल के फिर इसका नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे और वो काइनेटिक एनर्जी, यानी यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का काइनेटिक, यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का काइनेटिक इक्वेट करेगा तो वहाँ से इसका स्पीड निकल गया। वही करना है। तो हम लोग लिख लेंगे कि पहला लाइन तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल A will cross BC particle A will cross BC at lift. Its speed is P. Then conservation of energy gives U initial, A initial, U final, K. अब ये कि पोटेंशियल एनर्जी सब क्वेश्चन ले लेके हम आपको सिखाना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन कैसे निकलता है। तो ऊपर में जब बैठा है तो -gm/L -gm/L दो पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल के मास से गुना करेगा तो उसका पोटेंशियल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 0। ये -gm/L/2 ये दोनों पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी m और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ।
पोटेंशियल एनर्जी में पूछना है, काइनेटिक एनर्जी में पूछना है, समझा? ये 2 है और उधर 4 है, 2 है, √4 GM/r, √4 GM/r, क्योंकि 2 इधर है और वो नीचे वाला 2 आगे, इसको 4 बना दें। हाँ, 4 अंदर में रहेगा। एक क्वेश्चन है जो तुम्हारे वर्कबुक पे मेरे को अभी याद आया, वो बेस्ड है, उसको हम बताए नहीं, तुमको बता देते हैं, सीख देते हैं, नोट को अपने से बनाने का कोशिश करना। 3 स्फीयर है बच्चा, तीनों स्फीयर का रेडियस r के बराबर है और तीनों का मास भी मान लो m। ये सबका सेंटर है, O1 है, O2 है, O3। तो फ्री स्पेस में तीनों स्फीयर को छोड़ दोगे अगर, मान लो 3 प्लैनेट ही है, तीनों प्लैनेट एक जैसा है, तो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके चिपका हुआ रहेगा। तो क्वेश्चन में कहा कि किसी एक प्लैनेट पर बाकी के 2 प्लैनेट के द्वारा कितना बड़ा फोर्स लगेगा, समझा? तो ये तीनों स्फीयर है और कोई एक भी स्फीयर किसी दूसरे के अंदर तो नहीं बैठा हुआ है, यानी यहाँ इन साइड का मामला नहीं है, सब आउटसाइड का मामला है, या कहो सरफेस वाला या आउटसाइड का मामला है। तो अब तुम किसी एक स्फीयर पे बात करो, तो इस स्फीयर को ये भी अपने सेंटर की तरफ खींचेगा और ये भी अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। और तो ये बात मालूम है कि जो स्फीयर है वो आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट मास के जैसा बिहेव करता है। तो सोचो, इसका पॉइंट मास यहाँ बैठ गया है, इसका पॉइंट मास यहाँ बैठ गया, पॉइंट मास के जैसा बिहेव करता है, प्लेस एट सेंटर याद है ना, और इसका पॉइंट मास यहाँ बैठ गया। जब पॉइंट मास वहाँ बैठ ही गया है तो अब आप इसको पूरा दिखाने का क्या जरूरत है, आप इसको स्फीयर समझिए ही नहीं, अब आप इसको 3 पॉइंट मास ही समझिए। तो बोलो तो किसी एक मास पे लगने वाला फोर्स निकाल सकते हो, बस वही करना है, यहाँ निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देख लेना इसको। अब देख लो, हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, जो अब क्वेश्चन लेने वाले हैं देखो क्या ये 3 पार्टिकल है, इन तीनों का मास स्मॉल है। अब हम लोग इससे पहले क्या क्वेश्चन किए थे, इन दोनों पार्टिकल को फिक्स कर दिए, थोड़ा सा छोड़ दिए थे क्या, तो ये पता चला था कि इसका अट्रैक्शन और इसका अट्रैक्शन इस तरफ है, तो जिसकी वजह से एकदम इसके बीच से स्टार्ट किया था। अब हम मान लो तीनों पार्टिकल को एक साथ छोड़ देते हैं, समझा? तो अब क्या होगा देखो, इस पार्टिकल पर विचार करो तो इसका अट्रैक्शन का रिजल्टेंट इधर है तो वो इस दिशा में भागेगा। इस पार्टिकल पर विचार करो तो इसका अट्रैक्शन और इसका अट्रैक्शन इधर है तो वो रिजल्टेंट इधर भागेगा। इस पर विचार करो तो इसका अट्रैक्शन इधर है और वो इधर भागेगा। तो इन तीनों के मोशंस को ठीक से एनालाइज करो तो क्या पता चलेगा कि तीनों एक ही साथ इस दिशा में भागेगा। और तुम अलग अलग इंस्टेंट पर देखोगे ना तो ये थोड़ी देर में ये ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल पे होगा, फिर और ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, फिर और इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि सिमेट्री इक्वल मास होने की वजह से तीनों पर लगने वाला फोर्स सेम है और तीनों का मास भी बराबर है, इसीलिए सबका एक्सेलरेशन भी सेम होगा। और अगर सब रेस्ट से ही चला है तो सबके द्वारा तय किया गया दूरी भी सेम होगा। तो जितना दूरी ये चलेगा उतना दूरी ये चलेगा, उतना दूरी ये चलेगा। तो इसका नतीजा क्या होगा कि ट्रायंगल का साइड धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो हम निकालना चाहते हैं उस समय से ट्रायंगल का साइड छोटा होते जाएगा। तो तुम ये बताओ बेटा कि पूरे सिस्टम का एनर्जी घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा? ट्रायंगल का साइड छोटा हो रहा है, माइनस साइन लगा होता है, काहे बोलता है? ऐसा तुम ये बताओ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है ना, जो बैठ गया है दिमाग में तो खूब बढ़िया से बैठ गया, नया चीज तुम्हारे दिमाग में बैठता नहीं। तो जब तुम बोलते हो कि हायर ऑर्बिट में जाएंगे, ऊपर के ऑर्बिट में, तो ऊपर का ऑर्बिट हायर एनर्जी लेवल होता है या लोअर एनर्जी? ग्राउंड स्टेट पर तो एनर्जी -13.6 होता है और उसके बाद वाले पे -3.4 होता है।
तो तुम जबकि -3.4 छोटा है तो तुम कहे बोला हाइयर है माइनस, माइनस यहाँ नहीं है, यहाँ भी तो माइनस है। तो मालूम है अगर दो बॉडी एक दूसरे को छोड़ने पर नजदीक आता है ना तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। क्यों नजदीक आता है इसको दो तरीके से कर सकते हैं। हम बोले ना कि पूरे फिजिक्स में जो मैकेनिक्स है उसमें फोर्स और एनर्जी दो साथ चलता है। तो फोर्स के हिसाब से बात करें तो दो बॉडी एक दूसरे के नजदीक क्यों आता है, क्योंकि दोनों पे अट्रैक्शन लग रहा है। और एनर्जी के हिसाब से बात करें तो दुनिया का सब बॉडी मिनिमम एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। तो दो पार्टिकल को छोड़ोगे तो जैसे जैसे नजदीक आएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। क्यों, दूरी कम होगी तो Gm/r का वैल्यू तो बढ़ेगा, लेकिन माइनस होने की वजह से हम कहेंगे उसका एनर्जी घट रहा है। तो अब बोलो धीरे धीरे नजदीक आने से उसका पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ रहा है घट रहा है। अभी भी 50% बोला है। तो ये बोलो तो अभी कितना निकाला हुआ मेरा कॉपी पढ़ने के एल के तो बराबर था तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बोलो तो -3 और अब जो जब हम कह रहे थे कि इसका साइड मान लो L से घटकर L/2 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा बोलो तो -3 Gm²/L/2 यानी कि ये -6 Gm²/L। अब बोलो ये ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला ऊपर वाला बड़ा है। इसका मतलब ये छोटा है, इसका मतलब बाद में उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसका घटता जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो वो कहाँ जाएगा, सिस्टम को यहाँ से छोड़ा और जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके अपना साइड छोटा कर रहा है तो जो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो किसको मिल रहा है, ऊपर वाले को या नीचे वाले, तीनों को बराबर बराबर या बराबर। तो ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और रेस्ट से छोड़े हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे वो 3 टाइम्स ऑफ हाफ mv²। वहां से भी निकल जाएगा। तो हमको क्वेश्चन इतना कुछ नहीं देना, बोलना है कि अगर हम तीनों पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ दिए तो उस इंस्टेंट पर तीनों पार्टिकल का स्पीड निकालिए जब उसका एक दूसरे के बीच का जो डिस्टेंस है वो L से घट के L/2 लिखा जाए। क्वेश्चन फिगर बना लो ताकि M M M L L if the three particles are released from rest, if the three particles are released from rest, find speed of each particle at the moment when side of front reduces to L/2. जाएगी 3 कट जाएगा, तुम ध्यान से जोड़ के देखो तो जो हाफ mv² लिखा होगा वो 3 टाइम्स ऑफ हाफ mv² लिखा वहाँ से 3 कट जाएगा 6 में 2 बच जाएगा। Let speed of each particle becomes
-3 times of gm square by l plus 0 बराबर 3 times of gm square divided by l by 2 plus 3 times of एक क्वेश्चन अब है ऐसा जो इसी के जैसा है, वो फोर्स मेथड से भी बन सकता है, एनर्जी मेथड से भी बन सकता है। हम आपको दोनों ऑप्शन देंगे, हम दोनों में मेहनत एक ही इसमें एक आईआईटी में एक बार तो पूछा है मेन में, हम देखे हैं लेकिन पूछते रहता है, एक बार नहीं कई बार पूछा है, थोड़ा सा आगे पीछे करके कुछ डाटा होता है। ग्रेविटेशन चैप्टर है, इवन रोटेशन भी है, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा काम आएगा। प्रीवियस ईयर से बेस्ड जितना कंसेप्ट है ना, उसी कंसेप्ट के आसपास क्वेश्चन हर साल पूछता रहता है। प्रीवियस जो लड़का एकदम से कंसिस्टेंट हो और कम से कम पिछले 10 साल का आईआईटी मेन का क्वेश्चन को बहुत अच्छा से बना लिया है, अगर 3 बार बना लिया, 4 बार बना लिया, तो उसका नहीं होने का कोई सवाल नहीं पाएगा। बस वो जितना क्वेश्चन बना लिया उसको जाके एग्जाम भी बना था, अभी नहीं एग्जाम में जाके सो जाए तो फिर कोई उसी का लगता है अलग अलग समझा। खाली प्रीवियस ईयर में देख, लेकिन इसका क्वेश्चन हमको समझाना है। लिख लो क्वेश्चन पहले। अब बताओ स्टेबल सिस्टम बनाने का क्या मतलब हो गया? नहीं, एनर्जी जीरो नहीं है। असल में आपको ये बताओ कि जैसे मान लो सन है ना, सन, और मान लो कि सन से अर्थ बाहर निकाला गया, ऐसा माना जाता है कि सन से ही विस्फोट होकर के अलग हो गया। तो अगर मान लो भगवान जी ये काम कर रहे हो, वहाँ सन में से थोड़ा सा मटेरियल निकाले, बाहर लाके उसको ठंडा किए, तो जैसे है ना, तो उसके बाद सन से अर्थ का दूरी मान लो कि 15 करोड़ किलोमीटर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे ला के अर्थ को छोड़ देते तो क्या होता? फिर चला जाता वहाँ, क्या करना पड़ा? उसको चारों तरफ घुमाना पड़ा। कैसा घुमाना पड़ा? कितना स्पीड देके घुमाना पड़ा? ताकि पूरा कंप्लीट कर। हाँ, ठीक बोला कि ऐसे स्पीड से घुमाना पड़ा कि जो सन का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वो अर्थ के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस है। लेक्चर किस तरीके से हम बोल सकते हैं? तो अब तभी वो स्टेबल हुआ, खाली छोड़ देने से स्टेबल। तो यहाँ पर भी चीजों को छोड़ देंगे तो कभी स्टेबल रहेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? इसको भी घुमाना पड़ेगा। मालूम है, तीनों पार्टिकल को घुमाना पड़ेगा, किसी को दो को नहीं, तीनों को घुमाना पड़ेगा। तो तीनों को जब घुमाएगा ना, तो ये किसी न किसी, ऐसा लिखा नहीं जाता है क्वेश्चन में, वो आपको समझना है। तो किसी न किसी सर्किल के सर्किल का सर्कम सेंटर होगा, उसका सेंटर जहाँ पे वो घूमेगा, जैसे चारों तरफ वो घूमेगा, समझा? तो देखो बेटा, ये हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर जानते हैं। तो यहाँ से यहाँ का दूरी करो, चाहे यहाँ से यहाँ का दूरी करो, चाहे यहाँ, ये सारा दूरी स्मॉल r के बराबर है, वो निकाल लेंगे।
वो एनी हाउ निकालेंगे। कितना होता है याद है? L/√3। आई थिंक ठीक है। देखो कैसे निकालेगा L/√3 हम बताते हैं। ये दूरी यहाँ से यहाँ का दूरी L/2 है, सब जानता है, और ये एंगल 30 डिग्री के बराबर है, जानता है। इसका रेडियस निकालना है तो कॉस लगाओ, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है L/2 डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से r का वैल्यू निकालेगा तो L/√3। यानी कि सारा का सारा पार्टिकल एक ऐसे सर्किल में चक्कर लगाएगा जिसका रेडियस कितना L/√3। तो बोलो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना काम करेगा? mv² बाई r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला यही होता है, mv² बाई r। तो अब देखो तुम किसी एक पार्टिकल पर विचार करो बच्चा, मान लो इस पर विचार करो, तो ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से इस तरफ लगने वाला फोर्स डिसाइड हो गया कि mv² बाई r होगा, जहां पर r का वैल्यू L/√3। अब सेंटर की तरफ फोर्स कितना होगा, किसको बैलेंस करेगा ये? देखो इसका अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा और इसका अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा, लगेगा ना? तो नेट अट्रैक्शन बिल्कुल इसी दिशा में जाएगा ना। तो देखो तुम शुरू में ही दूसरा तीसरा क्वेश्चन होगा जिसमें हम बताए हैं कि नेट अट्रैक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होता है, याद है? हमको लगता है कि √3 GM/L² आया था, आई बिलीव आया हमारे सॉल्यूशन आया था, यानी इसके द्वारा भी GM/L², इसके द्वारा भी GM/L², दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री था। ट्रायंगल में बताया था, देखो तो हाँ फोर्स, नेट फोर्स √3GM²/L, ये फोर्स आया था, एंड दैट फोर्स शुड बी बैलेंस बाय mv²/L की जगह पे, सॉरी r की जगह पे L/√3। बोलो यहाँ से भी निकल जाएगा। तो अब अगर यही काम तीनों पार्टिकल के लिए कर लिया है, इस पर भी लगने वाला अट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर दे, इस पर भी लगने वाला अट्रैक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर दे, तो सर्किल में चक्कर लगा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना 3 पार्टिकल वाला, ये नहीं पूछा था 4 पार्टिकल वाला मुझे, लेकिन हम लोग 3 पार्टिकल वाले से समझा लेते हैं कि थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। 4 पार्टिकल भी होगा बच्चा था, तो बोलो अगर कोई ऐसा सर्किल हो गया तो सर्किल के सर्कम सेंटर पर लाई करने वाला ये 4 पार्टिकल हो सकता है कि नहीं? तो इस पर फोर्स, इस पर फोर्स और इधर का फोर्स निकाल के एक रिजल्टेंट फोर्स निकाला था सेंटर की तरफ, याद है? और यही फोर्स बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा mv², जिसमें रेडियस का वैल्यू हाइपोटेन्यूज L/2, क्योंकि ये दूरी √2 है, उसका L/2 रेडियस इफेक्ट कर देगा, समझ जाएगा। तो 3 पार्टिकल और 4 पार्टिकल, 2 पार्टिकल के लिए भी होता है, लेकिन 2 पार्टिकल का नाम बाइनरी स्टार सिस्टम है, वो हम अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे, वो अलग टॉपिक, उसको पहले बढ़िया से समझा लेंगे तब पढ़ाएंगे। लेकिन ये तो जितना हम पढ़ाते हैं उसी के बेसिस पे मेरे ख्याल से नाउ आई थिंक यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, फाइंड द स्पीड रिक्वायर्ड फॉर ईच पार्टिकल टू फॉर्म ए स्टेबल सिस्टम। जैसे भगवान अगर न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन को खाली लाके छोड़ देते ना, तो न्यूक्लियस उसको कैप्चर कर लेता, लेकिन उसके चारों तरफ घुमा दिए है ना, तो जो इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस। तो उसी तरीके से 3 पार्टिकल को लाके घुमा दोगे अगर, तो तीनों एक दूसरे के पोजीशन से बना रहेगा और कभी कोलैप्स नहीं करेगा सिस्टम। तो अब हम इसका सलूशन अपने तरीके से लिखवा दो, तुम तो जो रफ में बना है वो बनाए, आप उसको सलूशन ऐसा लिखवा देते हैं कि रिवीजन के समय में तुम मेरे पास ही आना, कॉपी पढ़ लेगा चल जाएगा। थोड़ा देर ही और All 3 particles are required
all three particles are required to rotate in circle such that net attraction is balanced by centrifugal rotation. फिर radius of circle r is equal to three. Root 3 वही आ रहा रूट GM by L लिया इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये जरूरत नहीं होता तो हम सेकंड मेथड में आपको परेशान करते हैं। अगर ये सिर्फ यही क्वेश्चन होता ना तो देखोगे इसमें कहीं एनर्जी लगा है क्या? नहीं लगा। अब तुम पूछ सकते थे कि सर कोई एनर्जी में काहे पढ़ा है, जब फोर्स पढ़ा रहे थे तो तुम पढ़ा देते। लेकिन ये एनर्जी से भी बन जाता है। अब बताओ तुमको याद है कि नहीं? तुम ये बताओ कि कहीं अपनी जिंदगी में ये लिखा है कि जो टोटल एनर्जी होता है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का है। तब तो बस एटॉमिक स्ट्रक्चर का वही पता यहाँ भी बहुत सब एक के पट्टा लगा है। एक एटम बनाने में जो दिमाग लगाया है ना, सोलर सिस्टम बनाने में भी वही दिमाग लगाया है, एक ही जैसा है। तो अब तुम बताओ कि इस पार्टिकल्स, तीन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का पोटेंशियल एनर्जी निकाला है बच्चा? अभी अपनी का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का पोटेंशियल निकालेंगे ना, -3gm² by L। तो जो पोटेंशियल एनर्जी निकाला है उसमें आधा कर देगा तो उसका माइनस उड़ा देगा तो वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी देना तो तीनों को है, तीनों को देना है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बोलो 3 टाइम्स ऑफ हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी पढ़ा है 3gm -5gm²। पुट कर दो यहाँ पे, कि लाइन में स्पीड आ जाएगा ना। अच्छा यहाँ पे फिगर बनाने में एक चीज छूट गया है, आप इसका स्पीड दिखा दीजिएगा। इसको पता तो लगता नहीं है यार, ये सब सर्किल में छूट जाता है। कौन सा स्पीड सेम है फिगर में ये दिखा दो सेकंड माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। ये फॉर्मूला यहाँ भी लगता है। -3 gm²
L। ये सबको याद रखना है। एक लाइन मैंने समझेगा क्या इतना लिखेगा। एनर्जी पर बेस्ड जो क्वेश्चन था वो करवा दिया। अब ग्रेविटेशन चैप्टर में मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन है। अगर तुमको सेंटर ऑफ मास से याद है एक क्वेश्चन का तुम पहले जवाब बताओ। ठीक है, मत बनाइएगा। ये मान लो स्मूथ सरफेस। अब बताओ कि लड़का अगर चल के इस किनारे से इस किनारे एल डिस्टेंस आ जाता है प्लांक पर, तो प्लांक रिक्वायर करेगा ना। तो थोड़ी देर के बाद तो सिचुएशन देखेगा ऐसा कि ये प्लांक इस जगह से हट के थोड़ा इधर आ चुका है ऐसे, और लड़का यहाँ खड़ा है। तो लड़का प्लांक पर भले एल दूरी चला है, लेकिन अर्थ स्टेशन में वो एल दूरी नहीं चलता है, क्योंकि जिस प्लांक पर वो चला खुद प्लांक फिसल के आगे की तरफ बढ़ गया। ऐसा है। तो अब आप बताइए कि यहाँ से प्लांक कितना डिस्प्लेस होता है एक्स का वैल्यू m1l by m2। ऐसा कम से कम 10 से ज्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बना है मालूम। ये लड़का जब चलता है ना, तो लड़का पर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगता है और प्लांक पर फ्रिक्शन इस तरफ लगता है। तो ये दोनों फ्रिक्शन इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर का है ना। तो दोनों फ्रिक्शन सिस्टम के अंदर लगने वाले पार्टिकल का है ना। दोनों पार्टिकल मेरे सिस्टम में है, लड़का भी है प्लांक भी है। तो वो फ्रिक्शन एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से कैंसिल कर देता है, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। तो सेंटर ऑफ मास अपना पोजीशन चेंज नहीं करता। तो उस केस में इसका जवाब तो चाहे इनिशियल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर फाइनल पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से लाते भी हैं, और हम लोग ऐसे भी लाते हैं कि डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो। ऐसे लाते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्ट है बच्चा, उसका फॉर्मूला होता है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाई m1 प्लस m2। और ये शिफ्ट नहीं करने वाला है काहे कि इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब m1 डेल्टा x1 ये कर लो, ऐसा कर लो कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0, यानी कि डेल m टाइम्स है ना। तो इसको मोटा मोटी हम लोग ऐसे लिखते हैं कि m1 x1 बराबर m2 x2, ऐसा लिखते हैं। जैसे m1 v1 बराबर m2 v2 होता है, वैसे ही m1 x1 बराबर m2 ऐसा आता है ना, जहाँ पर x1 और x2 शिफ्ट इन पोजीशन होता है। अब तुम बताओ जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, मान लो कि यहाँ पर एक मास कर लेते हैं 2m और यहाँ पर एक मास कर लेते हैं m, और मान लीजिए कि दोनों के बीच में शुरू का डिस्टेंस 2r है। अब हमको इसमें दो पार्ट करवाना है। ये वही कहानी है, इसमें और इसमें बिल्कुल अंतर नहीं है, एक ही जैसा। अब अगर हम पूछे इन दोनों को छोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे की तरफ जाएगा, तो कुछ दूरी बच्चा ये ट्रेवल करेगा यहाँ से, हम मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, और कुछ दूरी ये ट्रेवल करेगा, ये मान लीजिए यहाँ पहुँच गया। यहाँ पर मान लो इसकी स्पीड v1 हो गई, इसकी स्पीड v2 हो गई, और ये दूरी x1 ट्रेवल किया है और ये दूरी x2 ट्रेवल किया है, जिसकी वजह से अब फाइनली दोनों के बीच का दूरी r है। एक ही क्वेश्चन में हम दो पार्ट ले लिए, यानी कि हम पूछने वाले हैं कि जिस समय इसकी दूरी 2r से घट के r हो जाती है, आप बताइए पहला कितना दूरी तय किया और दूसरा कितना दूरी तय किया। एक क्वेश्चन बनता है कि नहीं? यही तो है, यही है। इस इक्वेशन से भी आ सकता है, इस इक्वेशन से भी आ सकता है। तुम इसे नहीं बनाएगा तो चलो इसी से बना लो। दो इक्वेशन, एक x1 और एक x2, दो नोन है ना। अब बोलो x1 प्लस x2 मिल के कितना होगा? r हो जाएगा, 2r में से घट के r हो गया। और दूसरा इक्वेशन m1 x1 माइनस m2 x2 इक्वल टू 0, यानी शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। ये राइट शिफ्ट कर रहा है तो पॉजिटिव मानेगा बच्चा, ये लेफ्ट शिफ्ट कर रहा है तो नेगेटिव मानेगा। तो m डेल्टा x का सम 0 होता है, यानी m1 x1 माइनस m2 x2 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेगा, गारंटी यही प्रेजेंट करती है। क्या रिलेशन आएगा?
कि अगर तुमको पहले का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ दूसरे का मास लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय सम ऑफ मास, और यहाँ दूसरे का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो पहले का मास लेना पड़ेगा। सॉल्व, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2m बराबर m बाई m प्लस 2m इंटू r, ऐसे सॉल्व कर देगा। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये है कि वहां तक आते आते उसका स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड कैसे निकलेगा आप बताओ। v1 और v2 दोनों है, पहला इक्वेशन कहां से आएगा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, किस कंसेप्ट से आएगा, कंसेप्ट का नाम बताओ। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, नहीं सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो इंटरनल फोर्स है, जितने जोर से ये इसको खींच रहा है उतने ही जोर से ये इसको खींच रहा होगा, तो नेट फोर्स वेक्टर सम जीरो हो जाएगी। तो इनिशियल मोमेंटम था जीरो क्योंकि दोनों को रेस्ट से छोड़ा गया है। फाइनल मोमेंटम m1 v1 माइनस m2 v2, एग्री हो गया मोमेंटम में। दूसरा इक्वेशन v1 v2 दोनों है ना, तो दो इक्वेशन बोल गया था। अरे ये क्वेश्चन बनाया है, देखो तुम्हारा है बनाया हुआ, सब रिकॉल नहीं कर रहा है। तो मान लो कि ये m1 मास है और ये स्प्रिंग है और यहाँ पर एक m2 मास है, तुम्हारे वर्कबुक में भी है, और मान लीजिए कि इनिशियल इनोवेशन इसमें x0 है, रेस्ट से छोड़ दिया, तो जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आता है तो इसका स्पीड बताइए और इसका स्पीड बताइए, ऐसे ही बताइए। यहाँ भी स्प्रिंग इंटरनल फोर्स है कि नहीं, जितने जोर से इसको खींच रहा है उतने जोर से इसको खींच रहा है, तो नेट फोर्स जीरो। ये भी वैसे ही मानते हैं ना, मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दो कह सकता है ना। तो यहाँ पर जो पहला इक्वेशन बताया है ये मोमेंटम कंजर्वेशन का, दूसरा इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन। तो अब बोलो, जब दोनों इनिशियल पोजीशंस पर था तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अरे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पर रहेगा तब ना जीरो बच्चा। दो पार्टिकल सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना, और हम माइनस कभी जिंदगी में लगाना ही नहीं, माइनस जी m1 m2 बाई 2 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 बाई r, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ और हाफ m2। इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक और फाइनल पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर पढ़ा हुआ तो उसके लिए कुछ नया नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो पढ़ लिया और यहाँ इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेगा तो समझो वो भी पढ़ा हुआ बेकार है, हो सकता है क्वेश्चन वहां ना पूछे यहाँ पूछ ले, हो सकता है क्या पूछता ही है क्वेश्चन, क्या समझिए टाइम क्वेश्चन हो जाए। 540 तो
एक ऐसा साफ साफ भी बना लें। लिख लिया? लिख लेंगे डेल्टा एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0 2m गुना x1 माइनस m गुना x2 इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करेगा, तो m1 v1 जैसे बोलते हो m1 v1 बराबर m2 v2, तो उसी को इंटीग्रेट करके बात करो तो m1 x1 बराबर m2 x2 ऐसा भी होता है। हमको इसमें इसको आगे भी ग्रेविटेशन में पढ़ाना है। 2x1 बराबर x2 इक्वेशन नंबर 1, ऑल्सो x1 प्लस x2 बराबर r इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। हम जानते हैं कि जो m by m प्लस 2m into r नहीं आना है, r by 3 and x2 का वैल्यू 2m गुना r डिवाइडेड बाई m प्लस 2r। ये तो पैटर्न आपको एकदम याद रखना। ये एसएसएम में आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, ग्रेविटेशन में भी है, और सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन में ये है। ऑल्सो अब दूसरा वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम तो शॉर्टकट में लिखे हैं CO। क्यों? इनिशियल क्योंकि F एक्सटर्नल 0, बाहर से कोई फोर्स नहीं, सिर्फ आपस की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में मोशन कर रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नीचे रेस्ट में था, तो 2m गुना v1 माइनस m गुना v2, 2v1 बराबर v2 इक्वेशन नंबर 1। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, u इनिशियल k इनिशियल, u फाइनल k फाइनल, implies that minus g m1 m2 by r और k इनिशियल का वैल्यू 0।
ये हो गया, मतलब इसमें एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब पोटेंशियल पे बेस्ड क्वेश्चन करना है, टाइम तो नहीं है, नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे ना तो मेरे को बता देना कि डिफरेंट बॉडीज की वजह से पोटेंशियल पढ़ाना है, उसका फिर जल्दी हो जाएगा। उसमें खाली एक सॉलिड स्फीयर पर बेस्ड एनर्जी पर क्वेश्चन फिर लाएंगे, कि सॉलिड स्फीयर ही से तुम्हारा जो एक्ट करने को ग्रेविटी है अर्थ वगैरह ये प्लानिंग हर सारी करके रिड्यूस करना है। और बुक से कुछ देखें, होमवर्क है करना, कभी तो होगा नहीं फॉर्मूला है क्या नहीं है। हमको लगता है कि केमिस्ट्री वाला को बुलवा के छोड़ेगा, देख रहा है 50 हो गया। एक्स्ट्रा के ऊपर भी एक्स्ट्रा चुतिया केमिस्ट्री वाला अलग चुतिया पकड़ के 15 मिनट एक्स्ट्रा कर लिया। आज तो और इसका जीडीएस पूरा बन जाएगा। ये सिर्फ फोर्स पर बेस्ड है, इसमें ना अच्छा दिया तो है, इस पर बदल दिया लगता है, उसमें वो पोटेंशियल डाला नहीं है। पहला फोर्स है, दूसरा वेरिएशन एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और पोटेंशियल एनर्जी की एक सेकंड है। पोटेंशियल एनर्जी 5 मिनट पी गया। क्लास में बना के ले ही आना। डीटीएस पूरा बन जाएगा लेवल 1 अच्छा। डीटीएस 3 और पूरा 3 क्वेश्चन 28, 29, 27 और 30 बन जाएगा। और इसके पहले का जो क्वेश्चन है ना वो वेरिएशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर है। उम्मीद करो नेक्स्ट क्लास में हम जो है ना वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से पूरा कवरेज देंगे, इसके हिसाब से होमवर्क लिखना कोई कहता है लिख रहे हो देर हो सकता है ना, शेयर कर देना। फोटो खींच के रख लो, फोटो फालतू का ना यार, नोट्स आराम से बन जाए।